नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है। पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। लेकिन साथियों, हमें एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। 15 अगस्त से एक दिन पहले का दिन 14 अगस्त का दिन हमारे इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ी महत्वपूर्ण दिनांक है। इसी दिन भारत का विभाजन हुआ, जिसे पूरे भारत के लोगों ने जिसे स्वीकार किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत देश की संकल्पना ऐसी है कि भारत देश पुनः अखंड बनेगा, पुनः एक अखंड भारत की संरचना होगी। ऐसा भारत देश के लोग ऐसी संरचना लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये संरचना सही है? क्या ये संकल्पना सच है? क्या ये संकल्पना कहीं मिथक तो नहीं है? अखंड भारत की जो संकल्पना है, ये क्या एक दीवा स्वप्न तो नहीं है? इसी विषय पर, इसी प्रासंगिकता को साथ में लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं इस विशेष परिचर्चा सत्र में डॉक्टर अमित झालानी महोदय। डॉक्टर अमित झालानी महोदय का मैं स्वागत करता हूं इस विशेष परिचर्चा सत्र में। आपका परिचय मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर अमित झालानी डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में तकनीकी विभाग में प्राध्यापक हैं। आपने ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में शोध कार्य किया है। आपके तकनीकी विषय से संबंधित 15 से अधिक लेख इंटरनेशनल पत्रिकाओं में, जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और आप विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर, वर्तमान विषयों पर, सप्रासंगिक विषयों पर आलेख आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं और आपका वर्तमान समस्याओं पर भी आप विषय पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज आप हमें ये बताएं कि जो अखंड भारत की संकल्पना है, क्या ये वर्तमान समय में प्रासंगिक है या नहीं है? इस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। डॉक्टर अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत और पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर अभिनव जी। और सबसे पहले तो आपको इस चीज के लिए धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर विषय के ऊपर ये परिचर्चा का आयोजन किया है। और साथ ही मैं सभी देशवासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभिनव जी, आपने विषय जो लिया है अखंड भारत स्मृति दिवस, जो आज कुछ लोग मनाते हैं, काफी लोग देश में मनाया जाता है। और इस चीज के बारे में हम चर्चा करने से पहले हमारे मनों में कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंबित होता है कि जो भारत आज का वर्तमान भारत की स्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, ये परमानेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारे मन में अंकित हो चुका है और इस चीज से, इस भ्रम से हमको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि भारत का विभाजन कोई ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा काट करके कहीं कोई ले गया और अब उसको वापस लाया नहीं जा सकता। जो वर्तमान विभाजन है वो सिर्फ राजनीतिक विभाजन है। भूभाग पूरे अखंड भारत का नहीं, अपितु वृहद भारत का वहीं के वहीं स्थित है। तो ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ है कि इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब हमको प्रारंभ में चीज लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन कालांतर में हम जाके देखते हैं तो वो चीज संभव होती हुई दिखती है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। और उस समय ना तो जर्मनी वालों ने सोचा था, ना दुनिया में किसी और शख्स ने सोचा था कि जर्मनी वापस एकीकृत हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है। लेकिन 1990 के दशक में पूरी दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड जर्मनी आज सबके सामने है और बहुत ही ताकतवर स्थिति में है और वैभवपूर्ण और सामरिक सृष्टि सभी दृष्टि से वो एक अग्रणी भूमिका विश्व में निभा रहा है। 1940 से पहले, जब तक पाकिस्तान शब्द का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी महात्मा गांधी हो या पंडित नेहरू या भारत का अन्य कोई सामान्य देशवासी, उसने नहीं सोचा था कि भारत का विभाजन हो सकता है। पंडित नेहरू ने तो यहां तक कहा था कि इट इज ए नॉनसेंस आइडिया ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विभाजन होगा तो ये मेरी मृत्यु के बाद ही संभव है, मेरी लाश, मेरे शरीर के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, उससे पहले भारत का विभाजन स्वीकार नहीं है। तो इतने महान लोगों ने और देश के कर्णधारों ने, तत्कालीन नेताओं ने इस तरह की बात कही, तो कहीं ऐसा कुछ संभव नहीं दिखता था कि भारत का विभाजन हो सकता है। लेकिन 1947 में वो हुआ और आज हम सब देख रहे हैं। इसी तरह 1970 के दशक से पहले भी कोई ये सोच नहीं सकता था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो सकते हैं, कोई बांग्लादेश नाम का भी कोई अलग देश अस्तित्व में आ सकता है, लेकिन वो भी आज हमारे सबके सामने है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो चीज हमको असंभव सी दिखती है, भविष्य में जाकर के देश और विश्व की परिस्थितियों में वो संभव हो सकती है।
तो हमको हमारे मन में एक थोड़ा विश्वास, दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि देश को कैसे वापस अखंड बनाया जाए और कैसे इसको विकसित रूप में उभारा जाए दुनिया के परिदृश्य पे। अभिनव जी। जी, मेरा ये मानना है कि जब भारत यदि पुनः अखंडित होगा, ये भारत पुनः अखंडित होने का जो स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं एक हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना को लेकर ही कुछ राजनीतिक संगठन ही इस पर आलाप करते हैं अखंड भारत के लिए। अभिनव जी, मेरा इसमें ये मानना है, कुछ लोगों के, बिल्कुल आपने जो बात कही है ये सही है, कुछ लोगों के मन में ऐसी बात घर की हुई है कि कुछ विशेष राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग ही ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप चाहे से भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे से कांग्रेस हो, चाहे से समाजवादी पार्टी, देश की कोई भी पार्टी हो, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो एक अखंड भारत के लिए सकारात्मक रुख रखते हैं। कोई उसको प्रभावी तरीके से, कोई उसको बहुत ही जोरदार तरीके से रखता है, तो कोई उसको कम शब्दों में और बहुत अधिक उसमें उत्साह नहीं दिखाता, ये अलग बात है। लेकिन सभी अखंड भारत को लेकर के और पूरा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी कल्पना है उसमें सबका विश्वास है, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका स्वागत करती है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि ऐसी बात क्या हुई कि भारत का विभाजन हुआ? ऐसी कौन से दोष थे जिससे एक वर्ग को देश का ऐसा लगा कि हमको एक अलग देश की चाह है, वो भारत से जुड़ करके क्यों नहीं रहना चाह रहे थे? तो इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी नीति थी, जिसको संपूर्ण देश को नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भारतीय समाज है, वो भी मुगलों की और अंग्रेजों की तरह, तुर्कों और पोर्चुगीज की तरह आक्रांता के रूप में भारत आए। और उन्होंने इसको वेल एस्टेब्लिश करने के लिए, आप देखिए आज तक भी हमको ये पढ़ाया जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्य भारत के बाहर से आए, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज, उस पुस्तक में बहुत तार्किक तरीके से इसका खंडन किया है। और आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 के दशक में एक पुस्तक लिखी, लेकिन आज के समय में भी कितने ही जो डीएनए का विज्ञान है, चाहे से आपके जेनेटिक साइंस है, उनके माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि आर्य यहीं की जाति थी। लेकिन आज भी वो पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है और हमारे घर में, मनों में भी ये गहरे तक है कि आर्य बाहर से आए। ये अंग्रेजों की फिलॉसफी थी। क्यों दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट? उन्होंने इसलिए दिया कि भाई यहाँ की जो संस्कृति है, हिंदू मुसलमान एक नहीं है, उनमें विभाजन रहे। क्योंकि जैसे मुसलमान भारत के बाहर से आए, हिंदू भी बाहर से आए और यहाँ पे दोनों आकर के बसे। और यहाँ की संस्कृति है वो कोई मूल संस्कृति नहीं है, यहाँ की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, जिसको आजकल सामान्यतः लोग गंगा जमुनी संस्कृति के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा अभिनव जी, बिल्कुल, कि कोई भी संस्कृति जब मिलती है, कोई दो नदियां के नाम पे, गंगा और जमुना के नाम पे कहा जाता है, तो जब गंगा में कोई दूसरी नदी आके मिलती है तो गंगा का नाम गंगा जमुना नहीं हो जाता। गंगा में जब कोसी आकर के मिलती है तो उसका नाम गंगा कोसी नहीं हो जाता, या कोसी गंगा नहीं होता, गंगा ही रहती है। तो भारतीय संस्कृति में भी जितनी भी संस्कृतियों का आना हुआ, जितने भी प्रकार के लोग यहाँ पे आए, वो इसी संस्कृति में रचे पले बढ़े और इसको अपनाया, आत्मसात करने के लिए प्रेरित हुए और काफी हद तक आत्मसात किया भी। लेकिन अंग्रेजों की इस फूट डालो राजनीति करो के सिद्धांत को जो कुछ लोग फंस गए और इसलिए अपने आप को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता महसूस करने लगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जैसे भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं है, भारत विभिन्न राज्यों का एक संगठन है, भारत कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। तो कुछ वर्ग को समझ लगा कि जब भारत नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं है तो कुछ राज्य मुस्लिम बहुल भी होने चाहिए और हमको इसका अधिकार मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। अगर भारत एक राष्ट्र था ही नहीं तो भारत किस चीज का नाम था, हिंदुस्तान किस चीज का नाम था, अंग्रेजों ने इंडिया किसको कहा? ये बहुत सामान्य सी चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है कि भारत 1947 में बना हुआ एक राष्ट्र नहीं, अपितु प्राचीन काल से, अनादिकाल से चला आ रहा एक संप्रभु राष्ट्र रहा है। यहाँ की संस्कृति सनातन रही है। और आपने जो बताया कि भाई कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसका भी मैं आपको बताऊं कि देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ना है ऐसा भी मुझे लगता नहीं है, संभव है। और ऐसा अपने
संविधान के द्वारा इसको आरोपित किया जाएगा, ऐसा संभव भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि क्या भारत पूर्व काल में हिंदू राष्ट्र था, तो पूर्व काल में भी घोषित रूप से भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा नहीं, तो भविष्य में कैसे कल्पना उसकी की जा सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान समिति के अध्यक्ष थे और इस पे चर्चाएं हुई तो भारत किस तरह का राष्ट्र होगा, तो भारत ऑटोमेटिकली स्वतः ही अपने आप में सेक्युलर राष्ट्र रहा है। परंतु यहाँ पे सेक्युलर के मायने भिन्न थे, यहाँ पे सेक्युलर के मायने भिन्न थे, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान था। अभी वर्तमान जो सेक्युलर शब्द है ये विकृत रूप धारण कर चुका है और इस सेक्युलर आजकल एक तरीके से नेगेटिव शब्द बन चुका है। और इसलिए सेक्युलर का अर्थ सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को, सभी पूजा पद्धतियों को अपने अनुसार व्यवहार करने की, पूजा पद्धति स्वीकार करने की छूट है, स्वतंत्रता है। परंतु आजकल जो इसका अर्थ लिया जा रहा है वो है तुष्टीकरण, कि किसी एक वर्ग को दबा के रखिए, एक वर्ग को उठाइए, तो वो सेक्युलरिज्म है। तो इनको इस चीज से बाहर हमको निकलना चाहिए। अमित जी, जैसे भी आपने तुष्टीकरण के बारे में बताया जी, तो मेरा प्रश्न आपसे यहाँ पर ये है कि भारत यदि वापिस अखंडित होता है, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है, 125 करोड़ जनसंख्या है, फिर भारत में सभी देश आकर मिलेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत, चीन, तो क्या फिर समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी या कम होंगी? जिस प्रकार से पहले भी भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही एक अलग होने का इसका हमारे को नुकसान हुआ, इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। फिर यदि हम इसको इतने बड़े क्षेत्र में वापस इसको जोड़ना चाहेंगे तो क्या देश की समस्याएं कम होंगी या ज्यादा होगी, या आपका इसमें क्या पक्ष है, क्या विचार है? अभिनव जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही तार्किक प्रश्न किया है, बहुत अच्छा ही प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में सभी लोगों की जो भी अखंड भारत के बारे में सोचते हैं उनकी ये मन में भ्रम रहता है कि आखिर क्या होगा और समस्याएं क्या बढ़ेगी या कम हो जाएंगी। जब 1947 में भी हम देश को एकजुट नहीं रख पाए तो बाद में कैसे ये संभव हो पाएगा। तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमको इस चीज को समझने के लिए 1947 के जो 1900 से लेकर के 1950 तक का जो 50 वर्ष की कालावधि रही, उसमें समझना होगा कि भारत विभाजन के कारण क्या रहे, भारत विभाजन क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे। और जब हम उस कारणों की पड़ताल करेंगे, उन कारणों को समझेंगे, तो हमको पता लगेगा कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे भारत अखंड हो जाएगा। और अगर अखंड हुआ तो वो समस्याएं वापस पैदा नहीं होगी, क्योंकि तत्कालीन नेताओं ने देश को स्वतंत्रता कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। परंतु वो भी व्यक्ति थे, मनुष्य थे, और मनुष्य है तो गलती होना स्वाभाविक है। कई बार हम चाहते अच्छा है लेकिन हो बुरा जाता है। तो उस समय की परिस्थितियों में क्या गलतियां हुई तत्कालीन नेताओं से, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 1905 में अंग्रेज सरकार एक एक्ट लेकर के आई थी जिसमें उन्होंने बंगाल के विभाजन की योजना की थी और उन्होंने पूर्वी बंगाल जो था उसको मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की घोषणा की थी। लेकिन तत्कालीन संपूर्ण बंगाल ने बहुत प्रखरता के साथ उसका विरोध किया और तत्कालीन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जो थे उन्होंने भी इसका भरपूर विरोध किया और बोले कि ये एक बहुत ही वाहियात कदम उठा रही है सरकार, इसका किसी भी तरह से हम विरोध करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अंग्रेजों की षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ लोग फंसे और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही सलीमुल्लाह जो एक राष्ट्रवादी था उसने कहा कि नहीं, अब हम बंगाल अलग चाहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण किया गया, उनको लालच दिया गया कि आपको ये राज्य देने के बाद आपके पास ये विशेषाधिकार आ जाएंगे। तो उस तरह 1905 में, परंतु फिर भी आप देखिए कि अधिकांश मुस्लिम समुदाय उस समय का उस मुस्लिम लीग के साथ नहीं जुड़ा था और अधिकांश मुस्लिम समाज बंगाल विभाजन के विरोध में था। उन्हें किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं चाहिए थे। वो भारत की एकात्मता के साथ, बंगाल की एकात्मता के साथ, कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत विभाजन की जो ब्लूप्रिंट था वो 1905 में ही तैयार हो चुका था। 1905 में बिल्कुल ये बहुत आपने सही किया कि वहीं से इसका बीजारोपण हो गया था।
और 1905 में, परंतु आप देखिए कि जो 1905 में बीजारोपण अंग्रेज सरकार ने किया, उसको 1911 में प्रखर विरोध के कारण वापस लेना पड़ा और बंगाल विभाजन की उनकी जो एक योजना थी वो विफल हुई। और लेकिन इन 40 वर्षों के दौरान ऐसा क्या हो गया कि जब हम एक राज्य का विभाजन भी स्वीकार नहीं करने वाली जनता ने 1947 तक आते आते देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे दो कारण मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अभिनव जी, कि 1911 तक जो आते आते परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, आगा खां को उसका अध्यक्ष बनाया गया और अली बंधु भी उसमें जुड़े हुए थे, सलीमुल्लाह उसके साथ जुड़े हुए। तो उनकी खिलाफत आंदोलन की बात आप करें, खिलाफत आंदोलन का भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें जुड़े हुए थे, उनकी करारी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा क्योंकि वो बंगाल का विभाजन के हिमायती थे, मुस्लिम लीग पूरी हिमायती थी। और साथ में जब 1911 में उनको शिकस्त खानी पड़ी, उनके विचार को शिकस्त मिली, तो वो लोग एकदम हतोत्साहित हो गए और मुस्लिम लीग मृतप्राय हो गई। लेकिन अब कांग्रेस को इस समय उस मृतप्राय मुस्लिम लीग को हतोत्साहित और अधिक करना चाहिए था और जो राष्ट्रवादी मुसलमान जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे उनको प्रोत्साहन देकर के आगे लाना चाहिए था। लेकिन हुआ इसके उलट। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सम्मेलनों में जाना शुरू कर दिया, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को अपने यहां बुलाना शुरू कर दिया और उनके साथ एक पैक्ट बनाने की कोशिश की गई। देखिए, जब देश की स्वाधीनता की बात है अभिनव जी, तो जब देश के जनता से किसी बात का आह्वान हो रहा है, तो चाहे तो हिंदू जनता है, चाहे तो मुस्लिम जनता है, चाहे तो वो किसी भी पंथ संप्रदाय को मानने वाली जनता है, वो सभी के लिए आह्वान होता है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उस समय के तत्कालीन नेताओं ने मुस्लिमों को अलग एंटिटी मान करके, एक अलग जनता मान करके उनको मुस्लिम लीग का अलग से प्रतिनिधित्व मानना चाहा, जबकि मुस्लिम लीग खुद उस समय काल बाह्य हो चुकी थी। दूसरा, आपने खिलाफत आंदोलन की जो बात करी, वहां इसका उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खिलाफत आंदोलन क्या था, तुर्किस्तान जहां पे खलीफा शाही चलती थी और जो तुर्किस्तान का खलीफा था वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का प्रमुख माना जाता था, धर्मगुरु या मजहबी गुरु माना जाता था। वहां पे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, क्योंकि तुर्किस्तान ने जर्मनी का साथ दिया था विश्व युद्ध में और अंग्रेजों की उस युद्ध में विजय हुई थी, तो वो तुर्किस्तान के पूरा जब विजयी हुए अंग्रेज, तो तुर्किस्तान का पूरा ढांचागत सुधार उन्होंने करना चाहा और वहां कमाल पाशा जो एक राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वहां के तुर्किस्तान के, उनके साथ मिलकर के वहां की खलीफा शाही समाप्त कर दी। और इस खलीफा शाही को समाप्त करने की वजह से भारत के मुसलमान भी, क्योंकि उनका धर्मगुरु खलीफा था ऐसा वो मानते थे, तो उसके विरोध में खलीफा शाही समाप्त करने के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में यहाँ के मुसलमान भी हो गए। लेकिन कांग्रेस ने इसका फायदा नहीं उठाया। कांग्रेस को चाहिए था कि उस समय जो वो अंग्रेज के विरोध में उठ रहे हैं तो उनको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आप देखिए, कांग्रेस ने उनमें अलगाववादी भावना भड़काई और कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय खलीफा का समर्थन, आप इसको मान लीजिए, और खिलाफत का समर्थन इस तरीके से किया कि हाँ, तुर्किस्तान के लिए हम आपके साथ हैं, तुर्किस्तान में खलीफा शाही की स्थापना के लिए हम आपके साथ हैं। जबकि भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हम कर रहे हैं, हमको तुर्किस्तान में कौन खलीफा है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति, इसके लिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस भारत विभाजन के सबसे बड़े कर्णधार साबित हुए, सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति साबित हुए, खलनायक साबित हुए, वो उस समय एक बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वो ना तो बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे, ना वो मुस्लिमों के अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करने के पक्ष में थे, ना ही वो खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के शामिल होने के पक्ष में थे, ना ही वो कांग्रेस का भारतीय मुसलमानों को जो खिलाफत के आंदोलन में समर्थन कर रही थी कांग्रेस, उसके पक्ष में थे। क्योंकि उस समय जिन्ना राष्ट्रवादी थे, परंतु कांग्रेस ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, कांग्रेस में उनकी कोई पूछताछ नहीं हुई। पूछताछ उनकी होती थी जो अलगाववादी नेता थे, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको आगे लाया जाता था। तो इससे जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव चला गया कि अगर हम इस तरीके से राष्ट्रवादी बनकर रहेंगे तो हमारी कोई भी पूछ नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये हुए
कि भारत में अंग्रेज सामर्थ्यशाली थे, उनके ऊपर तो यहाँ के मुसलमानों का वश चला नहीं, और इसलिए जब अंग्रेजों ने उनके विद्रोह का दमन कर दिया पूरी तरीके से, तो केरल के अंदर घटना इतनी तरीके से बिगड़ गई कि वहां पे जब अंग्रेजों के ऊपर उनका वश नहीं चला, तो वहां के स्थानीय हिंदुओं पर उन्होंने इतने अत्याचार की कि हजारों हत्याएं हुई। और वो हत्याएं सिर्फ कोई 2-4 महीने नहीं, 2-3 साल तक लगातार चली और पूरे देश में फैली। और उन हत्याओं से दुखी होकर के जो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, मुसलमानों के पक्षधर माने जाते थे, काफी सॉफ्ट माने जाते थे, उनको ये लिखना पड़ा कि हिंदूज आर कावर्ड एंड मुस्लिम्स आर बुलीज। मुसलमान एक तरीके से गुंडे हैं, ये उन्होंने अपने समाचार पत्र में लिखा जब वो इतने दुखी हो गए। तो इस तरह की चीजें हुई है, इस तरह की तुष्टीकरण हुआ है, परंतु फिर भी महात्मा गांधी ने इस चीज से समझ विकसित न करके, कहना चाहिए, उन्होंने अपना तुष्टीकरण जारी रखा। जिस तरह से शमशान वैराग्य होता है, कुछ हत्याओं से वो दुखी तो हुए, परंतु उन्होंने उससे कोई सबक लेकर के आगे उस तरीके से हिंदुओं को बलशाली बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। मुसलमानों को इस तरह के उनका जो दुराचार था उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इस समय विनायक दामोदर सावरकर का एक कथन बहुत इम्पोर्टेंट है मेंशन करना। विनायक दामोदर सावरकर का साफ कहना था कि जो स्वतंत्रता संग्राम में साथ आते हैं उनको साथ लेकर के चलेंगे, और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ करके चलेंगे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में हमको सक्रिय भूमिका निभानी है और संपूर्ण देश इसमें भागीदार होगा। तो वो कभी तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं रह रहे थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय भी इसी पक्ष के थे। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन का ये। जी, मेरा आपसे यहाँ पर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी, क्या अलगाववादियों को इस प्रकार राष्ट्र को अलग करने का, देश से एक अलग देश बनाने की मांग, अपने आप में एक अलग से आजादी मांगने की मांग हम सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर बाद में भी इनको कई अलगाववादियों को बल मिल रहा है क्या इस चीज पर? इस पर मैं आपका एक विचार जानना चाहता हूँ। हाँ, इसमें 2-3 घटनाएं और हम देख सकते हैं कि 1932 के अंदर, 1932 नहीं 1923 के अंदर काकीनाडा का कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। और काकीनाडा के कांग्रेस सम्मेलन में उस समय मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और पंडित पुलस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए वहां पे आमंत्रण मिला था। सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले वंदे मातरम गायन होना था, परंतु आप विडंबना ये देखिए कि सारा कार्यक्रम तय था, मोहम्मद अली अध्यक्ष के नाते मंच पर बैठे हुए थे, और जैसे ही वंदे मातरम का गायन प्रारंभ होता है वो मंच से खड़े हो जाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मैं इस वंदे मातरम का गायन में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि इससे हमारी भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को आहत होती है। किसी भी कांग्रेस के नेता ने उस बात का विरोध नहीं किया, और उस बात का विरोध नहीं किया। पंडित पुलस्कर चूंकि प्रखर राष्ट्रवादी थे, तेजस्वी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस वंदे मातरम के गायन के लिए बुलाया गया है और मैं तो गाकर ही रहूंगा, और उन्होंने अपना गायन शुरू कर दिया बिना किसी की अनुमति लिए। और मोहम्मद अली वहां से मंच छोड़कर चले जाते हैं वंदे मातरम के बीच में ही, और बाद में भी, सम्मेलन के बाद में भी उनको समझाइश की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है और उनकी बात को मान लिया जाता है। और बाद में हम जानते हैं कि आज के समय में भी वंदे मातरम के मात्र शुरू के 2 चरण गाए जाते हैं, बाकी चरण ये 1927 के अंदर ही वहां से हटाए गए थे। नहीं, वंदे मातरम का विरोध तो अमित जी आज तक भी देखा जाता है, जारी है। वो क्यों हुआ? तो पहली बार अब हमको देखना चाहिए आज तक विरोध जारी क्यों है, क्योंकि ये विरोध का बीज उस दिन पड़ा जिस दिन मोहम्मद अली ने इसके मंच से अध्यक्ष के नाते इसके गायन का विरोध कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि झंडा कमेटी जब बनी थी, उस झंडा कमेटी में पंडित नेहरू स्वयं थे, जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हैं। वो पंडित नेहरू स्वयं थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे अल्पसंख्यकों की तरफ से, सरदार पटेल थे। उन्होंने जो झंडा कमेटी के माध्यम से झंडा प्रस्तावित किया, जो सर्वमान्य झंडा था, वो भगवा झंडा था। उस भगवा झंडे के अंदर एक चरखा था, महात्मा गांधी जो भारतीयता की पहचान कही जाती थी, वो चरखा उसमें था, भगवा झंडा था। लेकिन महात्मा गांधी ने उस कमेटी के द्वारा तय किए झंडे को निष्कासित कर दिया और बोला कि ये तो एक सिर्फ हिंदुओं को परिलक्षित कर रहा है, तो उन्होंने उसको
हरी पट्टी और सफेद पट्टी जोड़ करके उसको तिरंगा झंडा बना दिया। वो हम सबके लिए पूजनीय है, माननीय है, सम्मानीय है, सब चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे तुष्टीकरण की वजह से उस भगवा झंडे को, जो हमारी संस्कृति का, इतिहास का, मूल्यों का प्रतीक था, उसको तिरंगे के रूप में बता दिया। सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि हमारे देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं, उनके तुष्टीकरण के लिए। एक ही चीज। फिर तीसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि मुस्लिम लीग 1905 में बनने वाली, जिसको कांग्रेस बहुत महत्व देती थी, जिसको ये माना जाता था कि वो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेतृत्व करती है। 1937 के चुनावों में, आप ध्यान से सुनिए अभिनव जी, 1937 के चुनावों में 485 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी, और वो आरक्षण आज के आरक्षण से और भी अधिक खतरनाक था। उस समय उन 485 सीटों पे सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था, और वोटिंग का अधिकार भी उन सीटों पर सिर्फ मुसलमानों को था। और ऐसी परिस्थितियों में भी 485 सीटों में से मात्र 108 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत करके आई। मतलब खुद मुसलमानों ने 300 से अधिक सीटों पर उनको हराया। मतलब मुस्लिम लीग को अपना नेता नहीं माना। लेकिन ये अपने पास, कांग्रेस के पास, तत्कालीन नेताओं के पास बहुत बड़ा अवसर था कि वापस मुस्लिम लीग को कमजोर कर दे, उसको हतोत्साहित कर दे, उसको नेग्लेक्ट करे और राष्ट्रवादी मुसलमानों को आगे लेकर के आए। लेकिन वापस वही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय अध्यक्ष बन चुके थे मुस्लिम लीग के, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस शिकस्त से हतोत्साहित नहीं हुए, अपितु अब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर और अत्याचार प्रारंभ कर दिए, और इन अत्याचारों से पीड़ित होकर के जब हिंदू परेशान होने लगा, तो फिर महात्मा गांधी ने फिर वापस उनको और प्रोत्साहन दिया, उनको भाईचारा शामिल करने के लिए कोशिश करने लगे, उनको समझाने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनके सामने घुटने टेकने लगे, उनके सामने अनुनय विनय करने लगे। और आप देखिए कि 1942 आते आते ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो प्रयास थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास न होकर के वो सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता के प्रयास में परिवर्तित हो गए। नहीं, कहीं हमने ये भी सुनने को मिलता है, हिंदुस्तान हमने हंसकर ले लिया, बाकी जो बचा है इसे हम लड़कर ले लेंगे। हंसकर ले रहे हैं पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। 1946 में जब इस बात की घोषणा कर दी, वहां की तत्कालीन ब्रिटिश संसद में इस बात की घोषणा हो गई कि हम जून 1948 में भारत से पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और फिर उसके बाद में उन्होंने इस एक शर्त रखी कि इससे पहले वहां की असेंबली जो है भारत की, वो एक संविधान का निर्माण कर ले, और निर्माण जब कर लेगी तो हम उसको स्वतंत्रता दे देंगे, और अगर ये नहीं कर पाती है तो हम इसको जिस स्थिति में है उस स्थिति में छोड़ेंगे, या दो राष्ट्र के रूप में भी छोड़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपना वहां पे घोषणा करी। इसमें मेरा मानना यह है कि हम वापस पुरानी ही बात में आऊंगा जिससे मैंने प्रारंभ किया था, कि हम भारत को सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें। भारत अखंड होगा तो क्या अभी खंड है, क्या दो टुकड़े हैं इसके? सिर्फ राजनीतिक सीमाएं खींची गई है और वो बदला गया है। तो भारत एक है। भारत किस तरह से अखंड हो सकता है, जो आज के कुछ लोगों की परिकल्पना है, तो ये सांस्कृतिक रूप से भी एक हो सकता है। आज जब हम नेपाल के संबंधों की बातचीत करते हैं, तो नेपाल के लोग कभी भी यहाँ आते हैं, या यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं, तो उनको ऐसा फील नहीं आता कि वो किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। वहां की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। और ऐसे ही जब हिंदुस्तान का व्यक्ति श्रीलंका जाता है, या श्रीलंका के लोग हिंदुस्तान में आते हैं, तो उन्हें भी वही समान संस्कृति दिखती है, उनको कहीं भी कोई भेद नहीं लगता। जबकि वहां की सरकारें और यहाँ की सरकारें बिल्कुल अलग है, दोनों स्वायत्त है, संप्रभु है। तो इस तरह से संपूर्ण वृहद भारत की सांस्कृतिक एकता भी अखंड भारत के रूप को प्रस्तुत करती है, जहां के लोग आपस में एक दूसरे से सौहार्द के साथ रह सकें, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना से दूर हो सकें। और ऐसा भारत में पूर्व में था। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं था, अखंड भारत कोई घोषित नहीं था, लेकिन
वो उस तरीके से रहता था कि संपूर्ण दुनिया को एक परिवार के समान मानता था। वो अपनी संस्कृति और विचारों से एक था, वसुधैव कुटुंबकम, जो अब मैंने बात कही, जो आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो उस दृष्टि से, परंतु आज अगर हम मानिए कि सांस्कृतिक एकता या भारत पाकिस्तान तो हमारा धुर विरोधी दुश्मन है, नेपाल तो हमारा प्रिय है और उसके साथ में भी संबंध कटु होते जा रहे हैं नेपाल से भी, परंतु पाकिस्तान का तो एक आदमी आ जाता है तो उसको हम आतंकवादी है वो एक तरीके से, क्योंकि आतंक फैलाने ही वो आता है। और हिंदुस्तान का व्यक्ति वहां जाना पसंद नहीं करता, जो हिंदू वहां रह रहे हैं वो स्वयं भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान जब मिल जाएगा तो क्या होगा, ये परिस्थिति वास्तव में बहुत भयानक है। सोचने में एक बार सेहरन होती है कि कैसे ये चीजें ठीक होंगी। तो इसके लिए सबसे प्रमुख बात वही है जो पाकिस्तान विभाजन का कारण बना, वो तुष्टीकरण की राजनीति, उससे हमको दूर होना पड़ेगा। जो अलगाव की राजनीति है उससे हमको दूर होना पड़ेगा। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसके मन में ये भाव जागृत करना होगा कि वो बाय रिलीजन ही इज ए मुस्लिम बट बाय कल्चर ही इज ए हिंदू, वो हिंदू मुसलमान है। मोहम्मद करीम छागला जो यहाँ के न्यायमूर्ति हुए, यहाँ के नेहरू सरकार के अंदर वो केंद्रीय मंत्री रहे, 2 विभाग उन्होंने संभाले और यहाँ पे बहुत बड़े न्यायाधीश बने मुंबई हाईकोर्ट के। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस ने और तत्कालीन नेताओं ने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, मतलब दुर्व्यवहार का मतलब उनका यहाँ कहने का यह है कि हमको उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी अलगाववादी नेताओं को दी गई। यदि हमको वो प्राथमिकता मिलती, हमको उतनी तवज्जो मिलती, तो हम मोहम्मद अली जिन्ना को कब का करारा जवाब दे चुके होते और उनको उनके स्थान दिखा दिया होता और भारत कभी भी टुकड़ों में नहीं बढ़ता। और जो आज की समस्या हमको देखी जा रही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खर्च सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही खर्च कर दिया जाता है सुरक्षा कारणों से। इतने बड़े आर्थिक नुकसान से दोनों ही देशों को बचाया जा सकता था, इस देश की और उस देश की गरीबी को दूर किया जा सकता था। हम दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही विकसित समृद्ध राष्ट्र के रूप में, समरस राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकते थे, परंतु इन सब चीजों को हमको दूर छोड़ना पड़ा और आज हम आपस में ही संघर्ष में उलझे हुए हैं। हम गरीबी के साथ संघर्ष नहीं कर पा रहे, हमको पाकिस्तान के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान गरीबी से मुक्त नहीं हो पा रहा, उसको आतंकवाद से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों की मूल में जो भावना है, जो अलगाव की भावना है, जो ये भावना है कि राष्ट्र से पहले मजहब, ये जो भावना है इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अंततोगत्वा कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो शांति चाहता है, सुख चाहता है। व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, व्यक्ति की नैसर्गिक कामना सुख की है। अब वो सुख किस चीज में मानता है ये दूसरी बात है। तो अधिकांश हिंदुस्तानी समाज को, यहाँ के राष्ट्र जीवियों को, जैसे अभी वर्तमान के केरल के राज्यपाल हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वर्तमान के केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब को आप सुनिए, आप शहजाद पूनावाला को सुनिए, वो ये मानते हैं। आप तारिक फतेह साहब को सुनिए, तो वो क्या किसी भी तरीके से कम मुस्लिम है? वो एकदम मुस्लिमों में अधिकतम जो विद्वत्ता आई जा सकती है, वो इस तरह के स्कॉलर्स हैं इस्लाम के। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हुए, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम। तो आज के मुसलमानों की पहचान एपीजे कलाम के साथ, मोहम्मद करीम छागला के साथ, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के साथ, इन महान पुरुषों के साथ करनी चाहिए। जबकि होता क्या है, आज का मुसलमान राजनीतिक कारणों से खुद को औरंगजेब, बाबर और अकबर के साथ जोड़ता है और हमारे यहाँ के लोग उनको बढ़ावा देते हैं। तो उनसे उनकी पहचान दूर हो और उनकी पहचान राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ हो, जो ये मानते हैं कि हम बाय रिलीजन तो मुसलमान हैं, हम हमारी सारी पूजा पद्धति है, नमाज है, रोजा है, जो भी मस्जिद की उनकी तामील है वो सब पूरी करेंगे, लेकिन हम बाय कल्चर हिंदू हैं और इस देश के जो मानबिंदु हैं वो हमारे मानबिंदु हैं। वंदे मातरम इस देश में पूजनीय है तो वो हमारे लिए भी पूजनीय है। भारत माता पूजनीय है, वो हमारे लिए भी भारत माता है। जो इस देश के महापुरुष हैं, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है, गुरु गोविंद सिंह है, छत्रपति शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, वो इस देश के महापुरुष हैं। तो वो सिर्फ हिंदुओं के महापुरुष नहीं है, वो मुसलमानों के भी उतने ही महापुरुष हैं, मुसलमानों के लिए भी उतने ही वंदनीय हैं। ये जब भावना उन मुसलमानों में हम
अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे। मुसलमानों के जो नौजवान हैं वो कुछ खुद आज प्रताड़ित हैं, वो खुद आज दुखी हैं उनकी वर्तमान अवस्था को लेकर के कि किस तरह से वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किस तरह से वो आर्थिक रूप से देश में पिछड़े हुए हैं, तो उससे वो उबरना चाहते हैं। और कुछ मुसलमान तो ऐसे भी हैं जो मजहब को छोड़ करके हिंदू में या किसी और मजहब में परिवर्तन होना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन यह है कि किसी भी मुसलमान को हिंदू में नहीं जाना है, किसी भी हिंदू को मुसलमान नहीं होना है। जिस मुसलमान को अपने मजहब पंथ संप्रदाय में कोई समस्या दिखती है वो वहीं खड़ा होकर के उसमें सुधार कर कार्य करे, वो एक समाज सुधारक के नाते खड़ा हो। और इस चीजों को जब ये चीजें आगे आएंगी, समाज सुधारक निकलेंगे, लोगों में वैमनस्य की भावना समाप्त होगी, वो धर्म से मजहब से ऊपर राष्ट्र को मानेंगे, संस्कृति को मानेंगे, यहाँ के इतिहास को मानेंगे। तो ये जो हमारे मन में भ्रम की स्थिति है या संदेह की स्थिति है कि भारत अखंड होगा तो समस्याएं होगी, वो समस्या मैं समझता हूं कि नहीं हो पाएगी। राजनीतिक लोगों को भी इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए और एक समर्थ आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से शक्तिशाली भारत के बारे में विजन सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वर्ण समय आएगा फिर से, नवोत्कर्ष छाएगा फिर से। बहुत बढ़िया। मतलब स्वर्ण समय निश्चित रूप से आने वाला है। अखंड भारत की संकल्पना जरूर निश्चित साकार होगी। यदि अखंड भारत होता है अमित जी, तो इससे निश्चित रूप से फायदे ही होंगे, नुकसान की अपेक्षा फायदे ज्यादा है। जैसा हम देख रहे हैं जितनी ये सीमाओं पर खर्च हो रहा है सैनिकों के लिए, समुद्री सीमाओं में जो ये कॉरिडोर जो बनते हैं, इसमें व्यापार में आने जाने में जो समस्याएं होती है जो सीमाओं की, यदि ये सारा संपूर्ण संप्रभुत्व राष्ट्र एक हो जाएगा तो ये सब समस्याएं भी खत्म होगी और बाहर हम पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अखंड भारत की संकल्पना निश्चित तौर पर सफल होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है पुराणों में, जो वर्षों पहले शताब्दियों पहले लिखे गए, उनमें लिखा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतीम नाम भारती यतत संतति। तो निश्चित रूप से अखंड भारत की संकल्पना हमारे देशवासियों की सफल होगी। इसी कार्यक्रम में आज अमित जी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने हमें इस विषय पर मार्गदर्शन किया। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बहुत बहुत फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।